हाय फ्रेंड्स, आई एम शीतल। वेलकम बैक टू दी स्टनिंग मॉम चैनल। एज अ न्यू मॉम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है और कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कैसे न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान रखना है। तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करती हूँ कि जब आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को घर लेकर आते हैं तो हमें उनका किस तरीके से ध्यान रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अम्बेलिकल कॉर्ड केयर। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो वो बच्चे का लाइफलाइन होता है। जैसी डिलीवरी होती है तो उसे कट करके निकाल दिया जाता है और डॉक्टर द्वारा वहाँ पे एक क्लिप लगा दी जाती है। लेकिन जब हम घर आ जाते हैं तो हमें उसका खास तौर पे ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की गंदगी ना हो और किसी भी प्रकार का वहाँ पे पस नहीं आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी पस या लिक्विडी येलो दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अब उसका ध्यान रखने वाला जिस तरीके से मैंने किया था उसमें थोड़ा सा आपको गर्म पानी लेना होता है और उसमें एकदम साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसे उसमें डैप करके उसे क्लीन करके पूरी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, ना ही मैंने वहाँ पे कोई पाउडर यूज़ किया। और कहा जाता है कि अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं आप ताकि उससे वो जल्दी ड्राई होकर निकल जाए। बट मुझे जैसा डॉक्टर ने बोला मैंने वही चीज़ किया। आपको लगता है कि विदिन 10 to 13 और 14 डेज़ अगर बच्चे का नाल नहीं निकलता है तो आप अपने एक बार डॉक्टर को कॉल करके ज़रूर से पूछ लीजिए। और स्पेशली बॉयज़ के साथ, जो बॉय बेबी होता है उसके साथ ध्यान रखना होता है, बिकॉज जब भी वो यूरिनेट करते हैं तो वो पूरा यूरिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के नाल में आ जाता है और उससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो घबराइए मत, उसे आप पूरी तरीके से थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, गर्म पानी से थोड़ा सा साफ़ करके पूरा अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और उसे खुला रखिए। बस ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो पाए, बिकॉज वो बच्चे के लीवर के साथ अटैच रहता है तो इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बच्चे का नाल का ध्यान रखना है और आपको टेंशन नहीं लेना है। विदिन इन 14 डेज़ वो अपने आप ही गिर जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फीडिंग। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 6 से 7 घंटा सो रहे हैं, न्यूबॉर्न बहुत ज़्यादा सोते हैं, 16 घंटे 17 घंटे, इस तरीके से इनकी नींद होती है। मगर हर बेबी दूसरे बेबी से अलग होता है। तो आपका बेबी कैसा बिहेव कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का भी बेबी वैसे ही बिहेव करे। अगर दूसरे का बेबी 6-7 घंटे सोता है लगातार या वो रात भर सोता है, दिन में जगाता है, तो इसका मतलब नहीं कि आपका बेबी भी वैसे ही हो। हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। मगर आपको ध्यान रखना है कि विदिन 2 to 3 आवर्स आपको अपने बच्चे को फीड कराना है। अगर आपका बच्चा सो भी रहा है तो आपको उसे उठा के फीड कराना है। और सबसे अच्छा बोला जाता है कि माँ का दूध होता है, माँ का दूध अमृत होता है, उसमें कई सारी एंटीबायोटिक और प्रोटीन से भरा रहता है जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपना ही दूध पिलाइए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। आप उसे कुछ भी ट्राई मत करिए। इन केस अगर कई बार ऐसा होता है कुछ माँ का दूध नहीं हो पा रहा है, मिल्क नहीं अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप उनसे पूछिए कौन सा फार्मूला मिल्क आपके बेबी के लिए अच्छा होगा। आप उस फार्मूला मिल्क के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि आप, ऐसा भी होता है कई बार कि माँ का जो मिल्क होता है वो तुरंत नहीं आता है, बट जैसे जैसे बच्चा फीड करने लगता है माँ का दूध बढ़ने लगता है और जितना बच्चे को चाहिए होता है उस हिसाब से माँ का दूध प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि विदिन 1 to 2 और 3 डेज़, एटलीस्ट हो सकता है हफ्ता भर भी लगे कि आपका मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि मेरा बच्चा भूखा रह रहा है या मेरे बच्चे को अच्छे से मिल्क नहीं मिल पा रहा है। बस इसका कहने का मतलब ये था कि आपको एवरी 2 to 3 आवर्स अपने बच्चे को फीड कराना है। आफ्टर फीडिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बर्पिंग। बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। आपको जब भी फीड आप कराते हैं आपको अपने बेबी को बर्प करवाना ही कराना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एयर बच्चे अपने मुंह में ले लेते हैं और उसकी वजह से उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, उनका स्टमक अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आप जब भी बच्चे को फीड कराएं आप उन्हें बर्प ज़रूर कराएं। बर्पिंग आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे या जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वो बता देंगे कि बर्पिंग का क्या तरीका है। सो बर्पिंग इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बर्प ज़रूर कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जॉन्डिस। जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक तो बच्चा का ध्यान पूरी तरीके से डॉक्टर रखते ही हैं, लेकिन अगर आप घर आ गए और अगर आपको दिखता है कि बच्चे की आईज़ येलो हो रही है या उसका बॉडी येलो दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है और उनसे अपॉइंटमेंट लेके तुरंत चेकअप कराना है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को लगता है कि ये नॉर्मल है, वो आपको घर भेज देते हैं और कहते हैं कि ये अपने आप रिकवर हो जाएगा। और अगर उनको लगता है कि ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो उसको फोटोथेरेपी या जो भी उनका प्रोसेस होता है उससे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बट
नॉर्मली ये होता है, कहा जाता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें थोड़ा सा जॉन्डिस की मात्रा रहती है और वो अपने आप चला जाता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस जस्ट वी हैव टू टेक केयर। जब हम घर आ जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा येलो आइज या बॉडी येलो दिखे तो हमें डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायपर रैश। डायपर रैश इज़ वेरी कॉमन फॉर अ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो अगर वो किसी भी प्रकार के जब डायपर के कांटेक्ट में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो सूट ना करे, कोई फैब्रिक उनको सूट नहीं करता, या हो सकता है कोई उनको क्रीम उनको सूट नहीं कर रहा, तो उससे हो जाता है। मगर जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि अगर आप बच्चे का बहुत देर तक डायपर चेंज नहीं करते, वो यूरिन करके पॉटी करके उसी में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने बेबी का जो डायपर है उसे बहुत जल्दी चेंज करना है, उसे बहुत देर तक उस पर नहीं रखना है और उस एरिया को बहुत क्लीन रखना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। तो जो डायपर रैश है, अगर वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, विद 2 to 3 डेज़ में अगर नहीं हो पाता वो ठीक, तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डायपर रैश जो बेस्ट क्रीम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और वो बहुत अच्छा क्रीम है। विद इन 6 आवर उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप उसे देख सकते हैं, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि बेबी के हेड पे यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उसके बैक में भी होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी हार्ड चीज़ को वहाँ पे यूज़ ना करें। अगर आप ब्रश भी बेबी का कॉम्ब यूज़ करते हैं तो आप जो नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश होता है आपको वो यूज़ करना है। अगर घर पे कोई सिबलिंग्स हैं उसके, तो आपको उनको समझाना है कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे चोट नहीं लगना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि वो हार्ट बीट के जैसे चल रहा होगा, तो आप वो देखने में काफ़ी स्केरी रहता है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। एटलीस्ट 2 ईयर्स उसको लगता है पूरी तरीके से कवर होने में, और ये बहुत नेचुरल है, ये कॉमन प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि अपने आप ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डॉक्टर से नेक्स्ट पॉइंट इज़ कडल कैप। कई बार बच्चे के सिर पे कडल कैप हो जाते हैं, एंड कडल कैप होता है डैंड्रफ के जैसे होता है, वो थिक डैंड्रफ के जैसे होता है, और बच्चे के पूरे सिर पे पपड़ी जैसे चिपक जाता है। तो वो ऑयलिंग की वजह से हो जाता है, या अगर बहुत अच्छे से अगर हमने क्लीन नहीं रखा है उसका स्कैल्प तो वो डेवलप हो जाता है। मगर इसे हम धीरे धीरे घर पे ही क्लीन करें, हल्के हल्के कॉम्ब से साफ़ करें, तो वो धीरे धीरे निकल जाता है। और ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक आपके बच्चे को शैम्पू, आप एकदम जो माइल्ड शैम्पू होता है आप उससे शैम्पू करिए बेबी के सिर को, तो वो निकल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि विद इन 2 to 3 डेज़ वो नहीं जा रहा है, नहीं साफ़ हो रहा है, और अगर वो और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, किसी भी प्रकार का आपको इन्फेक्शन जैसे लगता है, तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मसाज। बेबी को मसाज तो देना होता है, मगर आप बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा मसाज देने के लिए। आप थोड़ा सा होल्ड करेगा, 10 to 15 डेज़ आप रुकिएगा। जब आपको लगता है कि बेबी की स्किन थोड़ी सी डेवलप हो गई, बिकॉज जब वो होते हैं तो बहुत सॉफ्ट, बहुत पतली सी स्किन होती है, तो जैसे ही आपको लगता है कि वो डेवलप हो गया है या कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, तब आप उनको मसाज देना शुरू करिए। मसाज के लिए बहुत सारे ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं। कोकोनट ऑयल है, या आपका बादाम का ऑयल, या तो आपका जो फिगारो ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल, वो बहुत ज़्यादा फेमस है स्पेशली इन इंडिया। सो फिगारो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए, और आप उससे मसाज दे सकते हैं। मगर आप जल्दबाजी मत करेगा, अगर आपको देना भी है तो एटलीस्ट 15 डेज़ के बाद अपने बेबी को आप मसाज देना शुरू करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बाथिंग। बाथिंग अगर आपको शुरू करना है अपने बेबी का, तो आप बहुत जल्दबाजी उसमें भी मत करिएगा। अगर आपका बेबी ठंड में आता है, या आप ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको रेगुलर बाथ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को देखते हुए आप जितना कंफर्टेबल लगते हैं, आपको लगता है कि मौसम नॉर्मल है, तो ही आप उसको नहलाइए। और नहलाते समय भी आप ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा माइल्ड सोप यूज़ करें। किसी भी प्रकार का जब शैम्पू यूज़ करते हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपको उससे, आपके बच्चे को उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप उसको बाथिंग दे सकते हैं, और ट्वाइस इन अ वीक दे सकते हैं। मगर आप अगर न्यू बॉर्न है, स्पेशली 0 to 3 मंथ्स का बेबी बच्चा होता है, तो बहुत जल्दी या डेली उसको नहलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल हो जाइए। आपको लगता है आप स्पंज बाथ दे सकते हैं, स्पंज बाथ में कुछ नहीं होता, आप स्पंज बाथ दे दीजिए, और आप धीरे धीरे जब वो 15 डेज़ या 1 मंथ हो जाता है उसके बाद आप उसे नहलाना शुरू कर सकते हैं। स्वेडलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। एटलीस्ट 0 to 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं
आप उन्हें स्वेडल करके रखिए। स्वेडल इट मीन्स एक स्क्वायर टाइप का कपड़ा आता है कॉटन का सॉफ्ट सा, और आपको उसको रैप करना होता है उसमें, और अच्छी तरीके से उसको रैप करके आप सुलाइए। बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, उनको लगता है कि वो अभी भी अपने माँ के पेट में ही है, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और वो रात में भी इसके वजह से काफ़ी अच्छे से सोएंगे। तो आप उसे स्वेडलिंग हमेशा करिए। आप जब भी उनसे नहलाती हैं और मसाज देती हैं उसके बाद आप उसे स्वेडल कर दीजिए। आप एटलीस्ट सोते समय तो उसे स्वेडल ज़रूर से करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्लीपिंग पैटर्न। जो न्यूबॉर्न होते हैं 0 to 3 मंथ स्पेशली, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो दिन भर सोते हैं और रात में जगाते हैं। और जब न्यू मॉम होती हैं डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बस सब लोग यही रिकमेंड करते हैं कि जब बच्चा सोए तब आप सोएं, और जब वो उठता है तब आप उठ के अपनी सारे काम करिए। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा देर अपने फैमिली को मेम्बर को दे दीजिए ताकि आपको भी आराम मिले, बिकॉज डिलीवरी के बाद आपकी भी बॉडी रिकवर हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक लेडीज़ के साथ, उसे रिकवर होने में टाइम लगता है। और स्लीपिंग पैटर्न भी बच्चे का बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, तो आपको भी आराम नहीं मिल पाता। लेकिन आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है तो आपको भी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक रहेंगी तभी आपका बच्चे का आप अपना ध्यान रख पाएंगी। तो बस इसके लिए सब यही रिकमेंड करेंगे कि व्हेनेवर ही और शी स्लीप आप उसी समय सो जाइए। और जब भी बच्चा सोता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप उसे 2 to 3 आवर्स में उठा के फीड ज़रूर से करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बेबी के जो निप्पल होते हैं, कई बार ऐसा इंडिया में बोला जाता है कि इसे स्क्वीज़ करके उसमें एक्स्ट्रा जो मिल्क होते हैं इधर इस बॉय और गर्ल उसे निकाल दीजिए। बट ये डॉक्टर हाईली उसे नो बोलते हैं, उसे रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज वो अपने आप चला जाता है। अगर उसके बाद भी कई पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और उससे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो जाती है। तो ये चीज़ें आप कभी ना करें, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये इंडिया में स्पेशली कल्चर है कि इस तरीके से करना होता है, मगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो मना ही करेंगे। वो अगर आपका जो बेबी है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है, उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। न्यूबॉर्न जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और न्यूबॉर्न बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, चाहे वो ठंड का मौसम हो या गर्म का मौसम हो। तो आपको उससे घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली न्यूबॉर्न्स जो है वो स्वेटिंग करते हैं और ये भी नेचुरल चीज़ें हैं। लास्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वैक्सीनेशन। जब न्यूबॉर्न होता है तो उसका 3-4 दिन के बाद पीडियाट्रिशियन के साथ आपका अपॉइंटमेंट होता है और उस अपॉइंटमेंट के आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट 2 महीने के बाद फिर 4 फिर 6 फिर 1 साल के बाद वैक्सीनेशन का पूरा एक लिस्ट होता है। डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपके बच्चे को कौन कौन से वैक्सीनेशन लगने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप बिना भूले बिना स्किप किए वो सारे वैक्सीनेशन ज़रूर से लीजिएगा। और इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आफ्टर 2 मंथ जब बेबी को फर्स्ट वैक्सीनेशन लगता है तो उसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो फीवर हर बच्चे को आता ही आता है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे का फीवर 100 के ऊपर जाता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बट दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। फ्रेंड्स, दिस आर द नॉर्मल थिंग्स जो हमें अपने न्यूबॉर्न के साथ ध्यान रखना होता है। और ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन और नॉर्मल होती हैं। जब आपका बच्चा आप घर लेकर आती हैं तो अपने आप हम ये सारी चीज़ें सीख जाती हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि आप फैमिली के साथ हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप अकेली भी हैं तो धीरे धीरे सीखते सीखते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगी। मगर मैं आपको हर बार ये बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ज़रा भी डाउट होता है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और इसी तरीके के और भी मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो इस वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर से करिएगा ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।